हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं रीजनल ज्योग्राफी। और रीजनल ज्योग्राफी में 2 क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, हम प्रदेश जान चुके हैं, प्रदेश और क्षेत्र में हम अंतर जान चुके हैं। ठीक है, उसकी हम परिभाषाएं जान चुके हैं और उसकी जो विशेषताएं थी वो भी हम लगभग देख चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि जो प्रदेश की संकल्पना है या ओरिजिन ऑफ द रीजनल कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया है। ठीक है, या फिर उसके बारे में कैसे किसने विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, प्रादेशिक संकल्पना का उद्भव की अगर हम बात करें, देखिए प्रदेश की संकल्पना का बीजारोपण, या आप कह सकते हो प्रदेश की संकल्पना की जो उत्पत्ति है, प्रदेश की संकल्पना का बीजारोपण, या आप कह सकते हो प्रदेश की संकल्पना की जो उत्पत्ति है वो आधुनिक भूगोल से पहले ही हो चुकी थी। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है रीजनल ज्योग्राफी का, ये जो आपकी मॉडर्न ज्योग्राफी है उससे पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो उसमें जो जर्मन भूगोलवेता थे उनका यह मानना था कि जो राजनीतिक इकाइयां हैं ना, वो जो उनका भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उन्होंने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए। ठीक, उसके बाद इन्हीं जो राजनीतिक इकाइयों को, आप कह सकते हो जो पॉलिटिकल मैप आपने देखा है ना, वो जो राजनीतिक इकाइयाँ यानी कि जो लाइंस होती हैं, बॉर्डर्स होते हैं, बनाए जाते हैं जो मैप पे, उन पर प्रश्न चिन्ह ना उठें, तो इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो लेजर और बुआक थे उन्होंने विशुद्ध भूगोल प्रस्तुत किया कि एक विशुद्ध भूगोल बनाया जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार उन्होंने प्रयास किए। और जो विशुद्ध भूगोल होता है उसकी अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा भौगोलिक विवरण है। देखिए आगे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। चलिए, ये एक ऐसा भौगोलिक विवरण है प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर किया जाता है। जैसे आपने क्षेत्र बांटे थे ना, क्षेत्र कैसे बांटा था आपने, क्षेत्र में हमने आपको बताया था कि जो प्राकृतिक कंडीशन होती हैं उसके आधार पर क्षेत्रों को रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि विशुद्ध भूगोल वह है जिसका भौगोलिक विवरण प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर होता है। प्राकृतिक इकाइयाँ कौन सी होती हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है ना, वहीं पर आप क्या कह सकते हो, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, चलिए, तो देखिए फिर उसके बाद बुआ क्या कहते हैं। बुआ कहते हैं कि पृथ्वी का मूल ढांचा वस्तुतः कई बेसिनों से निर्मित है। ये सभी आप जानते हैं कि जो पृथ्वी का फिलहाल स्वरूप आपके सामने है, इस पर अलग अलग बेसिन देखने को मिलते हैं। जैसे पर्वतीय अलग है, मैदानी अलग है, नदियों के अलग हैं, महासागरीय अलग हैं। तो जो ऊंचा बछाया बेसिन है वो आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो पर्वत श्रेणियों की श्रृंखलाओं द्वारा विभक्त हैं। बुआ की यही कह रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो जितने भी बेसिन आपको पृथ्वी पर बेसिन का मतलब एक तरह से हो सकता है कि एक प्राकृतिक कंडीशन वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इन बेसिनों को कौन अलग करता है, इन बेसिनों को पर्वत अलग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यह एक रेतीला मैदान है। ठीक है, उधर आपको कह सकते हो कि जलोढ़ मैदान है और उनके बीच में एक पर्वत है जो उन्हें अलग कर रहा है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो एक तरह से कुछ विशेषता जो प्राकृतिक क्षेत्र की होती है उन्हें कौन अलग कर रहे हैं, पर्वत श्रृंखलाएं कर रही हैं। ठीक है, तो बुआक भी यही कहते हैं कि अगर भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करना हो तो प्राकृतिक जो होता है, या आप कह सकते हो पृथ्वी के जो बेसिन होते हैं, अगर उनके आधार पर किया जाए तो यह सबसे विशिष्ट होगा, या आप कह सकते हो सबसे अधिक स्थायी होगा। ठीक है, आगे देखें। गेटर महोदय ने अपनी पुस्तक भूगोल का सारांश में भी यही बात की है कि प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजन, अगर विश्व का अगर विभाजन करना हो तो प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर करें, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है ना, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, उसके पश्चात जो होमियर आए, होमियर ने भी अपनी पुस्तक रेन ने ज्योग्राफी वन यूरोपा में नदियों के बेसिन के अनुसार भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किया। तो ठीक इसी प्रकार से अलग अलग समय में, देखिए मैंने आपको बताया कि 18वीं शताब्दी से पहले, जो मॉडर्न ज्योग्राफी के आने से पहले ही आपके रीजनल ज्योग्राफी की नींव रखी जा चुकी थी। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे भूगोलवेता आए उन्होंने अपना अपना विचार प्रस्तुत किया कि जो प्रदेश होता है, प्रदेश की संकल्पना कैसे कैसे विकसित हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, देखिए 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करें
तो एक जोग्राफर हुए हैं कार्लेटर, उन्होंने भी विश्व का जो प्रादेशिक आधार पर भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किया, यानी कि जो विश्व है उसका प्रादेशिक आधार जो बनाया गया भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए। देखिए कार्लेटर ने भी विश्व का प्रादेशिक आधार पर ही एक भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है जब उन्होंने अपना ज्योग्राफी पर अपना एक्सप्लेनेशन दिया तो उन्होंने प्रादेशिक आधार पर ही दिया है। उन्होंने एक तरह से प्रदेश की संकल्पना नहीं दी, लेकिन प्रादेशिक आधार पर ही भूगोल के बारे में उन्होंने लिखना आरंभ किया था, ठीक है। चलिए देखिए, उन्होंने प्रदेश की संकल्पना तथा प्रादेशिकरण के आधार पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको यह भी यही बताया कि उन्होंने प्रदेश की संकल्पना पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, कोई अधिक कार्य नहीं किया, लेकिन उन्होंने जब भूगोल के बारे में जो भी लिखा, जो भी उन्होंने कहा, वह प्रादेशिक आधार पर कहा, ठीक है। यानी कि क्षेत्रों को डिवाइड करके उनके बारे में लिखा, ठीक है। और मॉडर्न ज्योग्राफी में कार्लेटर का बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए वहीं अगर हम 20वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी में बहुत सारे जो आपके ज्योग्राफर आए हैं, भूगोलवेत्ता आए हैं, जिन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किया है। देखिए सबसे पहले 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेटनर हैं, ब्लास हैं, हर्बर्टसन हैं, इन्होंने जो प्रदेश की संकल्पना को प्रस्तुत किया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो आपके सामने ये पैराग्राफ है, इसमें इन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहले है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, दूसरे इंग्लैंड में हर्बर्टन, ठीक है, और तीसरा कौन था, तीसरा है आपके जर्मन, ठीक है। जब भी जर्मनों ने, अभी मैंने आपको बताया था कि 18वीं शताब्दी के बाद जर्मनों ने इस प्रश्न चिन्ह उठाए थे कि प्रादेशिक जो भौगोलिक विवरण है वो करना आसान नहीं है, उसके कुछ आधार होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये एक तरह से हिस्ट्री हो गई आपके किसकी, ओरिजिन ऑफ रीजनल कॉन्सेप्ट की। ये सब आप पढ़ चुके हैं। ये क्या हो गया, ये क्या है, रीजनल ज्योग्राफी की एक तरह से आप कह सकते हो हिस्ट्री है कि किस प्रकार से रीजनल ज्योग्राफी आपके सामने आया। ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस ये एक सीक्वेंस के हिसाब से है कि सबसे पहले फ्रांसीसी, उसके बाद इंग्लैंड और उसके बाद में जर्मन ने इसके ऊपर काम किया है, ठीक है। मैं अगर बात करूं तो मैं आपको आज 2 चीज़ें कन्फर्म करने वाला हूं। एक, देखिए हम रीजनल पढ़ चुके हैं, रीजनल क्या है, ठीक है, यानी कि हम पढ़ चुके हैं प्रदेश, ठीक, प्रदेश के बारे में हम जान चुके हैं कि प्रदेश क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नियोजन की या प्लानिंग की। रीजनल प्लानिंग हम पढ़ने वाले हैं, तो अगर हम नियोजन की बात करें या प्लानिंग की अगर हम बात करें, देखिए दोनों सेपरेट शब्द हैं या सेपरेट आप कह सकते हो वर्ड हैं। और ये सेपरेट वर्ड होने का मतलब है कि जो रीजनल है उसका अर्थ होता है कि प्रदेश, और नियोजन का या प्लानिंग का अर्थ होता है नियोजन, यानी कि प्लान की गई चीज़ें, ठीक है। एक ऐसा प्रदेश जिसका आप कह सकते हो नियोजन किया जाता है, उसे पूरी तरह से प्लान किया जाता है, ठीक है। दोनों शब्दों को अगर तोड़ के समझो तो सीधी सी बात में कहा जाए कि एक ऐसा क्षेत्र जिसको सीमाओंबद्ध किया जाता है किसी नियम और कानूनी तरीके से। जब आप प्रदेश को देखते हो, प्रदेश में 3 कंडीशन आपको देखने को मिलती है। पहला स्थलखंड, तीसरा राजनीतिक, पहला स्थलखंड, दूसरा राजनीतिक और तीसरा होता है प्रशासनिक, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपको देखने को मिलती है प्रदेश की। वही क्षेत्र के आपके पास 2 ही चीज़ें होती हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक। तो मैं अगर आपको बताऊं तो प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका नियोजन किया जाता है, जिसका आकार निश्चित किया जाता है, जिसको आप एक तरह से कह सकते हो कि प्रशासनिक और राजनीतिक और उसके स्थलाकृति के आधार पर नियोजित किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ तक प्रदेश को अगर आप समझ चुके हो तो बेहतर होगा कि क्लास अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी हो, इसके बाद आगे हम चलेंगे कि रीजनल ज्योग्राफी कैसे कार्य करता है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ तो आगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या होते हैं, रीजनल ज्योग्राफी के या रीजनल प्लानिंग के, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे रीजनल प्रैक्टिस ऑफ, यानी कि आधुनिक भारत में रीजनल प्लानिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, मैंने आपको बताया था, सभी क्लास से कनेक्ट रहें।
और कभी कभी क्लासेस मिस हो सकती है, वो थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से है। बाकी कंटिन्यू आपकी क्लास रहेगी और मिलते हैं। देखिए क्लास के नीचे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ऐसे हमें समझ नहीं आता, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव क्लास हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपसे प्रतिक्रिया लेते रहते हैं, पूछा जाता है। अगर ऐसे आप उसमें नहीं बताओगे कमेंट्स में कि क्या समस्या है क्या नहीं है, तो फिर आप मतलब एक तरह से आपका समझना या मेरा समझाना बेकार ही रहता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास को यहीं तक रखते हैं।